हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीजी स्टडी पॉइंट। तो आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल का सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा था क्रिस्टलोग्राफी। ठीक, उसका हम लोगों ने एक लेक्चर जो है कंप्लीट कर लिया है। ठीक, अब ये हमारा है चौथा लेक्चर। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो जो कंप्लीट कर लिया है उसके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया है ठोसों के प्रकार। ठीक, कितने प्रकार के होते हैं ठोस, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने पढ़ लिया था क्रिस्टल संरचना पढ़ लिया था। ठीक, फिर क्रिस्टल पद्धति पढ़ ली थी हम लोगों ने उसमें, ठीक है ना। उसमें ठोसों में परमाणु बंधन, ये सब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। क्रिस्टल ज्यामिति, ठीक है ना, ये सब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर अवश्य देख लें। ठीक, चलिए आज का हमारा टॉपिक है एकांक कोशिका यानी यूनिट सेल, दिक्जालक, ठीक, और हैं एफसीसी, बीसीसी, एससीसी, एचसीपी। इनके जो है परमाणुओं की संख्या निकालना तथा इनकी संकुलन क्षमता यानी पैकिंग फैक्टर निकालना कैसे निकालते हैं, आज हम इनके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल सिंपल भाषा में हम लोग बताएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिए, वीडियो ज़रूर पूरा देखें आप लोग। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हमारा है एकांक कोशिका यानी यूनिट सेल। एकांक कोशिका दिक्जालक स्पेस लैटिक की छोटी से छोटी इकाई होती है जिसकी पुनरावृत्ति, ठीक है ना, के फलस्वरूप दिक्जालक निर्मित होता है। यानी इसका मतलब है एकांक कोशिका जो दिक्जालक की छोटी से छोटी इकाई होती है उसका मतलब बार बार पुनरावृत्ति, यानी बार बार पुनरावृत्ति हो या फिर इकट्ठा बार बार रखा जाए तो जितना भी पुनरावृत्ति होगी वही उसका जो है दिक्जालक कहलाता है। जितना भी इकट्ठा हो जाता है एकांक कोशिका बार बार, आप यदि एक को बार बार इकट्ठा करते जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो वही क्या कहलाता है, दिक्जालक कहलाता है। ठीक, इसका मतलब वही है। तो इनसे क्या निर्माण हो जाता है, दिक्जालक। यानी एकांक कोशिका दिक्जालक की छोटी से छोटी इकाई होती है। क्या है एकांक कोशिका, क्या होती है, आप यहाँ से समझिए ना। एकांक कोशिका दिक्जालक की छोटी से छोटी इकाई होती है। मान लीजिए कोई चीज़ ज़्यादा रखा है तो उसका एक भाग जो होगा वही एकांक ही तो कहलाएगा ना, तो वही चीज़ है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है दिक्जालक होंगे उसमें से एक जो है क्या कहलाएगा, एकांक कोशिका कहलाएगा। ठीक, इसी क्रम में अगला देखिए, दिक्जालक क्या होता है। दिक्जालक यानी स्पेस लैटिक। क्रिस्टल धातुओं में परमाणु की व्यवस्था त्रिविमीय पुनरावृत्ति प्रतिरूप के समान होती है। क्रिस्टलीय धातुओं का यह त्रिविमीय पुनरावृत्त प्रतिरूप ही दिक्जालक या क्रिस्टलीय जालक कहलाता है। कहने का मतलब है कि क्रिस्टलीय धातुओं में परमाणु जो है तीन विमाओं में संचित होते हैं। एक्स वाई जेड, यानी घन को ही आप ले लीजिए तो देखिए एक्स वाई जेड यानी तीन विमाओं में पुनरावृत्ति होती रहती है बार बार। तो उसी क्रिस्टलिका धातुओं का यह त्रिविमीय पुनरावृत्त प्रतिरूप ही दिक्जालक या क्रिस्टल जालक कहलाता है। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एटॉमिक पैकिंग फैक्टर की। ठीक, यानी परमाणु की संकुलन क्षमता कैसे निकालते हैं। ठीक, चलिए देखिए, किसी पदार्थ की क्रिस्टलीय संरचना के एक यूनिट सेल में परमाणु की पैकिंग को ही परमाणु पैकिंग कहते हैं, यानी एटॉमिक पैकिंग। क्या कहने का मतलब है, किसी पदार्थ की क्रिस्टलीय संरचना के एक यूनिट सेल में जितने भी परमाणु हो, एक यूनिट सेल में चाहे जितने भी परमाणु हो वही उसकी क्या कहलाती है, परमाणु पैकिंग कहलाती है। या आप इसके दूसरी बात यानी सूत्र के हिसाब से समझ लीजिए, गोले द्वारा घेरा गया आयतन तथा एकक कोशिका के आयतन के अनुपात को संकुलन क्षमता कहते हैं। ठीक, कुल गोलों द्वारा घेरा गया आयतन, ठीक, बटे एकक कोशिका का आयतन, ठीक, इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, हमारा संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता देखिए, गोलों द्वारा घेरा गया आयतन बटे एकक कोशिका का आयतन। एकक कोशिका मतलब परमाणु ही हो गया, और गोले वही जो परमाणु होते हैं उन्हीं को हम पूरा गोले में ही तो होते हैं परमाणु, ठीक है ना। तो इनके अनुपात, और ये परसेंटेज में निकालना है तो इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो हमारा ये आ जाएगा संकुलन क्षमता। ठीक है ना। चलिए इसमें एफसीसी बीसीसी हैं, इनके परमाणु क्रमांक। अच्छा, हम लोग एक बात कर लेते हैं, इनके जो है परमाणु क्रमांक कैसे निकाला जाता है, इसको मैं एक बार बता दूं आपको। देखिए यहाँ से देखिए आप लोग, एकांक कोशिका में परमाणुओं की संख्या यानी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के अंदर परमाणु की व्यवस्था जानने के पश्चात एक यूनिट सेल में परमाणु की संख्या निम्न प्रकार से गणना की जा सकती है। ठीक, तो सबसे पहला एक साधारण या सेल घन यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या यानी नंबर ऑफ एटॉमिक्स इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल।
सबसे पहला SCC में, ठीक है ना। तो इसमें देखिए कैसे निकालेंगे हम। एक घन में 8 कोने होते हैं तथा प्रत्येक कोने में एक परमाणु होता है। प्रत्येक कोने का परमाणु 8 संलग्न घनों के साथ बटा होता है। देखिए यहाँ पे समझिए, प्रत्येक कोने में एक परमाणु होता है। देखिए कोने पर एक परमाणु है, प्रत्येक कोने पर, ठीक। प्रत्येक कोने का परमाणु 8 घनों के साथ संलग्न। यदि आप इसके ऊपर और घन लगाएंगे, इधर घन लगाएंगे, ठीक, इधर साइड में लगाएंगे, ठीक, और इधर घन लगाएंगे, तो ये और 8 जो है गोलों से के साथ संलग्न हो जाएगा। इसका मतलब जो ये था आपका, ये जो सिंगल था, ये जो अकेले था, तो ये और भी 8 घनों से जो है 8 घनों के गोलों से बट जाएगा ना, सिर्फ अकेले तो रहेगा नहीं। तो इसलिए ये 8 भागों में बट जाएगा। तो 1/8, देखिए 8 ही तो हैं, ये पूरा, ये सब 8 ही तो हैं, ये जितने भी हैं मतलब 8 हैं, तो इन 8 तो बट जाएंगे। तो 1/8 गुणे 8 कर देंगे, यानी टोटल हम इसका निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, एक जालक में यानी एक परमाणु आएगा, ठीक है ना। इस हिसाब से हम इसका निकाल लेंगे, एक परमाणु मिल जाएगा हमको, ठीक। अतः एक साधारण यूनिट सेल में परमाणु की संख्या कुल 1 होती है, ठीक। इसी प्रकार से इसका देख लीजिए, FCC में यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या नंबर ऑफ एटॉमिक्स इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। यूनिट सेल या क्यूबिक सेल कह सकते हैं FCC। FCC यूनिट सेल में एक परमाणु घन के प्रत्येक कोने पर अर्थात 8 कोनों पर, ठीक, 8 कोनों में 8 परमाणु होते हैं। इसके अतिरिक्त एक परमाणु प्रत्येक फलक के केंद्र पर अर्थात सभी 6 फलकों पर 6 अतिरिक्त परमाणु होते हैं। प्रत्येक कोने का परमाणु 8 संलग्न घनों के साथ बटा होता है तथा प्रत्येक फलक के परमाणु केवल 2 घनों में बटे होते हैं। एक भाग इन घनों में तथा दूसरा संलग्न घन में, ठीक। देखिए जैसे इस चित्र में हैं, 8 तो मतलब कोनों पे होते ही हैं, इस पे इन कोनों पे तो हो ही गए, 8 तो इनके कोनों पे होते हैं, ठीक, 8 तो इनको कोने पे हो गए। और पीछे से आप देखेंगे इधर पीछे भी होगा ना, ठीक। और इसका कहने का मतलब है 6 इनके फलक होंगे, एक फलक ये ऊपर, ये फिर एक इसके नीचे, फिर एक इसके साइड में, ठीक, फिर उधर पीछे, फिर इधर पीछे, ठीक। इस वाले चित्र में आप देखिए, यहाँ पे देखिए ये 8 कोनों पर तो है ही हैं, ठीक। इसका और मतलब ये है कि क्या है, FCC में फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, यानी इसके फेस पर, एक यहाँ पर, एक इसके ऊपर, फिर एक इधर, फिर इसके नीचे, और एक ये जो पृष्ठ है, बाहर वाला पृष्ठ है उस पर, और एक इसके पीछे वाले पृष्ठ पर, ठीक। तो ये हमारे 6 हो गए इनके, यानी 6 फलकों पर भी रहते हैं इनके ऊपरी वाले भाग पर, ठीक। तो वो कह रहा है ये 6 फलकों पर भी उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से हम 8 कोनों पर परमाणु तो निकाल लेंगे, तो वहाँ से तो हमको 1 मिलेगा, ठीक। और 6 फलकों पर केंद्रित होंगे तो उनसे भी तो अगर जो और भी अटैच करेंगे हम परमाणु, तो आधे आधे ही तो रहेंगे। तो क्या हो जाएगा, 6 गुणे 1/2, फिर 6 का भी आधा करेंगे तो यहाँ से हमको कितना मिलेगा, 3 यहाँ से मिल गया और 1 पहले था, यानी 4। यानी FCC में कितने परमाणु होते हैं, 4 होते हैं, ठीक। ये चीज़ आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट बहुत है, पूछ सकता है कि FCC में BCC में कितने परमाणु होते हैं, ठीक। तो SCC में हमने बता ही दिया था, उसमें 1 होते हैं, FCC में 4 परमाणु होते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग BCC यूनिट सेल में, ठीक। तो देखिए BCC यूनिट सेल में यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या नंबर ऑफ एटम्स इन अ BCC यूनिट सेल। BCC यूनिट सेल में एक परमाणु घन के प्रत्येक कोने पर तथा एक परमाणु घन के केंद्र में स्थित होता है। क्योंकि कोने का प्रत्येक परमाणु 8 संलग्न घनों के साथ बंटा होता है तथा केंद्र का परमाणु किसी संलग्न परमाणु के साथ बंटा हुआ नहीं होता है। इस प्रकार 8 कोनों में 8 परमाणु, 8 बराबर 8, ठीक। इसका मतलब ये देखिए वही बात है, 8 कोनों पर तो रहेंगे ही, 8 कोनों पर तो रहेंगे ही, ठीक। और इसके बिल्कुल सेंटर में एक दिया है, देखिए, ठीक। 8 कोनों पे तो वो तो अलग हैं और एक बिल्कुल इसके सेंटर में होता है, बॉडी सेंटर्ड, ठीक, उसके बिल्कुल बीच में होता है। तो वो तो किसी के साथ नहीं बटेगा भाई, ठीक, क्योंकि देखिए वो बिल्कुल पूरा दिख रहा है चित्र में, देखिए आप लोग, ठीक है ना। तो इस हिसाब से वो पूरा रहेगा, बाकी 8 कोनों पे तो 8 बटों में भग जाएगा, तो इनसे हमको 1 ही मिलेगा, ठीक। तो यहाँ से क्या मिल गया हमको, BCC में 1 यहाँ से और 1 उसका, यानी
2 परमाणु होते हैं। बीसीसी में कितने परमाणु होते हैं? 2 परमाणु होते हैं। एक बीसी यूनिट सेल में परमाणु की कुल संख्या 2। संबंध 1, 2, 3 से स्पष्ट है कि एक सरल घन यूनिट सेल सबसे कम सघन तथा एफसीसी यूनिट सेल सबसे अधिक घन पैक्ड होते हैं। ठीक, अगला देख लीजिए, एचसीपी यूनिट सेल में परमाणु की संख्या, नंबर ऑफ एटॉमिक्स इन अ एचसीपी यूनिट सेल। इसमें हम देख लेते हैं इसमें कितने परमाणु की संख्या होती है। ठीक, तो चलिए इसमें ध्यान देते हैं हम लोग। इसमें देखिए, यदि आप कोई जैसे घन के रूप में है, षटभुज के रूप में है, मान लीजिए कि षटभुज के रूप में आप किसी गेंद को सजाते हैं, तो देखिए सबसे पहले आप नीचे रखेंगे। ठीक, नीचे एक लेयर बना के रखेंगे। ठीक, फिर उसके ऊपर उनके बीच बीच में जो जगह रहता है उसके अटैच करके उसमें एक लेयर, फिर ऊपर इसके रखेंगे लेयर एक। ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक जो है परमाणु है उससे कितने जो है अटैच रहेंगे। देखिए एक परमाणु से कितने अटैच रहेंगे, मान लीजिए ये वाला ही ले लीजिए। ठीक, जैसे मैं बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे हमने 1, 2, ठीक, ये ले लिया, और यहाँ पे इसके ऊपर हम 1 रख दें तो ये कितने से अटैच है? 3 ही से तो अटैच है। ठीक, इसी हिसाब से ये यहाँ पे रखा है तो 3 ये ऊपर नीचे हो गया, 3 ये नीचे से अटैच है। ठीक, और 3 ही ऊपर से अटैच है, तो 3 और 3 6 हो गया। इसमें बिल्कुल आसान में मिल गया। यानी एचसीपी में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, ना समझ में आया तो कमेंट ज़रूर करें। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ, यदि आप कमेंट करके बताएंगे तो उसके ऊपर हम विचार करेंगे कुछ। ठीक, कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिए यदि आपको नहीं समझ में आया। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा ये हो गया। यानी हमने क्या क्या बता दिया। एचसीसी में कितने परमाणु संख्या होते हैं? 1। बीसीसी में कितने परमाणु संख्या होते हैं? अब आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक, और एफसीसी में कितने परमाणु की संख्या होती है? ठीक, ये सब आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। एक बार हमने तो बता दिया, आप लोग एक बार कमेंट करके बताएं। ठीक, चलिए अब हम निकाल लेते हैं एचसीसी में परमाणुओं की संख्या। ठीक, ये देखिए सबसे पहला हमारा है सरल घन संरचना के लिए परमाणु की संकुलन क्षमता, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर फॉर अ सिंपल क्यूबिक सेल यानी स्ट्रक्चर एचसीसी। देखिए क्या है, एक सरल घनी एकक कोष्ठिका में परमाणु केवल घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं। घन के कोने पर कण एक दूसरे के साथ संपर्क में रहते हैं। ठीक, ये तो हमने अभी बता दिया। तो इसमें गोलों की संख्या हम निकाल ही लिए थे, अभी 1 आया था। ठीक, अब क्या निकालेंगे हम? इसका आयतन निकालेंगे, क्योंकि हमने फार्मूला में पढ़ा था क्या होता है। घनी जो है संकुलन क्षमता हमको निकालना है, तो संकुलन क्षमता का फार्मूला क्या होता है? कुल गोलों द्वारा घेरा गया आयतन बटे एकक कोष्ठिका का आयतन। ठीक, तो इसी हिसाब से हम इसका अब क्या निकालेंगे? परमाणु की संख्या यानी गोलों की संख्या तो हमको पता ही लग गया कितने गोले हैं, 1 गोला है। ठीक, सबका हम गोला निकालेंगे नहीं, 8 हैं 8 कोनों पर। ठीक, तो 8 भागों में बट भी तो जाएंगे 8, तो इस हिसाब से हमको कितने गोले मिलेंगे? 1 ही गोला मिलेगा। ठीक, अब इन गोलों का हम आयतन निकाल लेते हैं। गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक, और इस हिसाब से हम 1 गोले का आयतन निकालेंगे तो 1 से गुणा कर देंगे, 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा मिल गया। अब हम निकाल लेते हैं इसका घनी एकक कोष्ठिका का आयतन, यानी एक कोष्ठिका का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू होता है। घन का आयतन भुजा क्यू होता है। तो देखिए इसका ये कितना है? भुजा कितना है? ए ही तो है, सारे ए तो हैं, सब ये ए है। ठीक, तो ए क्यू हो जाएगा। देखिए घन एकक कोष्ठिका का आयतन ए क्यू हो गया, परंतु ए बराबर 2r। अब आप कहेंगे 2r कहाँ से आया? देखिए अब ये है सर्कल है। ठीक, अब सर्कल का रेडियस तो होगा ना, कुछ त्रिज्या तो होगी, तो ये त्रिज्या इसका यहाँ से यहाँ तक r हो गया। ठीक, लेकिन हम ए हमारा यहाँ से यहाँ तक है। ठीक, तो यहाँ का r, ठीक, और यहाँ का r, ये और ये दोनों तो जुड़ जाएंगे ना, 2r हो जाएगा। यानी ए बराबर कितना मिल जाएगा हमको? 2r मिल जाएगा। देखिए परंतु ए बराबर 2r, यहाँ पे जहाँ ए है वहाँ पे हम 2r रख देंगे, तो 2r रख के हल करेंगे। ठीक, 2r हल करेंगे, 2 4 दूनी 8r क्यू आ जाएगा। ठीक, अब हम इसका संकुलन क्षमता निकाल लेते हैं।
तो देखिए संकुलन क्षमता का फार्मूला तो हमको बता ही दिया आपको बार बार, कि याद ज़रूर कर लीजिएगा इसको। गोले द्वारा घेरा गया आयतन बटे एकक कोष्ठिका का आयतन गुणे 100। तो गोले द्वारा घेरा गया आयतन क्या था हमारा 4/3 पाई आर क्यू था, ठीक। तो बट्टे में एकक कोष्ठिका आयतन 8 आर क्यू आया था, ठीक। और इसको परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक। इसको हल कर लीजिए। 4/3 यानी 3 नीचे आ जाएगा, ठीक। इनसे गुणा करेंगे, ये R3 से R3 कट जाएगा, ठीक। इसको हम लोग हल कर लेंगे, भाग दे देंगे, ठीक। तो घन एकक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता कितना आ जाएगा 52.4% आ जाएगा, ठीक। SCC का निकल गया, एक तो हमारा हो गया, ठीक है ना। ये आप लोग को ज़रूर समझ में आ गया होगा, ना समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा, फिर उसके बारे में हम विचार करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा हम देख लेते हैं, फलक केंद्रित घन एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता यानी पैकिंग फैक्टर फॉर अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल FCC। अब इसमें परमाणु की संख्या कितनी होती है, ठीक। तो इसमें ध्यान दीजिए आप लोग, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में कुल गोलों की संख्या, कुल गोले कितने होते हैं 8 कोनों पे तो होते ही हैं, और फेस सेंटर है यानी फेसों पर भी होंगे, तो इसके 6 फलकों पर भी होंगे। 8 कोनों वाला तो निकाल लिया था हमने, 8 कोनों से क्या निकला था 1 मिला था, और इसके 6 फलकों पे हैं, यानी 6 फलकों पर हैं, क्योंकि अभी तो हमने पीछे निकाल ही लिया तो बार बार बताने की ज़रूरत क्या है, ठीक। तो 6 फलकों पे हैं, तो ये यदि एक यहाँ है तो इसके ऊपर फिर हम एक रखेंगे यदि कोई झालक, तो फिर आधा ही तो मिलेगा ना नीचे, ठीक। तो इस हिसाब से 6 का हम आधा आधा कर लेंगे, तो 6 × 1/2 कर लेंगे, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, यानी FCC में कितने गोलों की संख्या हो गई 4 हो गया, ठीक ना। अब इसका त्रिज्या फिर बात वही है, सर्कल है तो उसका त्रिज्या तो R ही होगा, ठीक। और किनारों की लंबाई, ठीक, यानी भुजा इसका कितना होगा, यही तो है A है, ठीक, ये A ही तो है इसका भुजा, और R त्रिज्या है, ठीक। तो इस हिसाब से एक गोले का आयतन हमारा 4/3 पाई आर क्यू था, ठीक। अब हिसाब से हम 4 गोले का आयतन निकाल लेते हैं, तो 4 से गुणा कर देंगे, 4 × 4/3 पाई आर क्यू, यानी 4 × 16/3 पाई आर क्यू मिल जाएगा, ठीक। अब हिसाब से हम निकाल लेते हैं एकक कोष्ठिका का आयतन के लिए पाइथागोरस प्रमेय। अब एक कोष्ठिका का आयतन जो निकालने के लिए हमको पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, ठीक। तो अब हिसाब से देखिए यहाँ पे पाइथागोरस लगा लेते हैं हम त्रिभुज ACB में, ठीक। त्रिभुज ACB में जब पाइथागोरस हम लगाएंगे तो AC कर्ण स्क्वायर होता है, ठीक। क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो AC हमारा कर्ण स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC का मान पता है हमको, या फिर हम 4R रखते हैं, या AC को हम पहले C ही मान लें, तो AC को हम 4R भी रख सकते हैं, ठीक। क्योंकि देखिए ये R ये और एक 2R और ये R कितना हो जाएगा 4R ही तो हो जाएगा, ठीक। इसी हिसाब से हम AC को हम C मान लेते हैं, अभी बाद में 4R रख देंगे। और AB का मान कितना है देखिए A है, और BC का मान A, तो रूट में क्या हो जाएगा, रूट क्या, यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे हम, ठीक, देखिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ये है, ठीक। जब यहाँ से हम रूट हटाएंगे तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर का जो है रूट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो AC को हमने C मान लिया, C बराबर, अब यहाँ पे AB और BC का मान रखेंगे, A स्क्वायर है, ठीक, A है तो A स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2A स्क्वायर, ठीक। तो C बराबर हमको क्या मिल गया, यहाँ से देखिए अब ये 2 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं √2 × √2, ठीक। और A स्क्वायर से इस पर से A स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा, बचेगा 2 पे रूट बच जाएगा, तो उसको लिख देंगे C बराबर A√2, ठीक। अब इस तरह हमसे क्या मिल जाएगा C बराबर A√2 मिल जाएगा, लेकिन C बराबर हमारा क्या था 4R, अभी हमने ऊपर बताया था C की जगह हम 4R भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वही चीज़ हम यहाँ रख दें C का मान रखने पर, यानी 4R बराबर A√2 यहाँ पे रख देंगे हम, यहाँ पे C क्या था 4R था, 4R रख दिए, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा A की वैल्यू मिल जाएगी 4R/√2 मिल जाएगा, ठीक। अब वही चीज़ यहाँ देख लीजिए, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका का आयतन। अब एकक कोष्ठिका का हमको आयतन निकालना, तो आयतन का सूत्र क्या होता है भुजा Q होता है। तो अभी तो हमने क्या निकाला था यहाँ खाली भुजा ही तो निकाला ये तो हमने तो अभी भुजा ही निकाला है ना, तो भुजा के बाद क्या इसका आयतन निकालना है, तो क्या होता है आयतन का सूत्र भुजा Q होता है। तो A बराबर हमारा था 4R/√2 था, तो उसका हम क्या कर देंगे Q कर देंगे, ठीक है ना। तो हमको क्या मिल जाएगा 4 × 16, 16 × 4 = 64 R³/2√2,
फिर इसका हम संकुलन क्षमता निकालें तो संकुलन क्षमता हमने बताया था कुल गोलों की आयतन बट्टे एकक कोष्ठिका आयतन गुणे 100। इस हिसाब से हम इसका मान रख देंगे देख के, ठीक। फिर हमको मिल जाएगा 73.85, ठीक। तो हम इधर का छोड़ भी सकते हैं, तो इधर दशमलव की इधर एक संख्या बढ़ा देते हैं, तो इसकी संकुलन क्षमता क्या मिल जाएगी 74% यानी 74, ठीक है ना। फिर हम आ जाता है BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक। चलिए इसमें ध्यान दीजिए आप लोग, काय केंद्रित घनी एकक कोशिका की संकुलन क्षमता कैसे निकालेंगे, ठीक। तो इसमें देखिए BCC एकक कोशिका के आयतन के लिए पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ADG में, त्रिभुज कौन सा लिया हमने ADG, देखिए कहाँ है त्रिभुज ADG, ये ठीक, त्रिभुज ADG में। तो देखिए इसमें कर्ण क्या है, इसको हम यहाँ पे बना लिए हैं ADG। तो कर्ण क्या हमारा DG यानी DG स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस AG स्क्वायर। तो DG को हमने C मान लिया फिर, या फिर 4R ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। C स्क्वायर बराबर A। अब देखिए AD का मान कितना है AD, तो AD का A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। फिर AG का मान कितना है B है, B हमने माना है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा B स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे AG का मान B क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो ये इसका कर्ण है ना, ये इसका ये तो है नहीं, ये तो इसके कर्ण है, तो B ही तो होगा। ये हमारा खाली A है, ये सारे A हैं इसके बाहर वाले, लेकिन ये तो बीच का सेंटर है, तो इसको हम B ले लेंगे और ये C मान लेंगे, ठीक। आप याद रखिएगा, ठीक है ना। इस हिसाब से हमको क्या मिलेगा C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। अब हम ज्ञात कर लेते हैं त्रिभुज ABG से, देखिए ABG, ये है ABG, ठीक। इससे हमको क्या मिलेगा AG स्क्वायर, तो AG कर्ण है तो कर्ण स्क्वायर यानी AG स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BG स्क्वायर। तो AG का मान कितना था उसमें, देखिए AG का मान B है, तो B स्क्वायर बराबर AB और BG A ही है, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से हम B का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, देखिए यानी इसको हम 1 में रख देते हैं, चाहे वहाँ से B का निकाल के फिर इसमें रख दें, चाहे इसको हम B स्क्वायर को मान समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे रख देंगे, तो C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर, ठीक। B स्क्वायर बराबर क्या था 2A स्क्वायर है, तो A 2A स्क्वायर हो जाएगा। अब C का मान हमको पता था 4R था, ठीक, तो C का मान भी हम 4R रख देते हैं, ठीक। तो ये 4R स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम हल कर लेंगे, तो 16R स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर, 3A स्क्वायर, फिर इसको हम काट देंगे, ठीक। तो इसको क्या मिल जाएगा 4R बराबर A√3। आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कहाँ से आया, तो इसका हम क्या कर देंगे, यहाँ पे घन मूल नहीं करते हैं, हम वर्गमूल कर देते हैं, इसका हम वर्गमूल कर देते हैं। तो वर्गमूल करेंगे तो 4 चौक 16 और R स्क्वायर कट जाएगा, ठीक, और 3 रूट में आ जाएगा, वर्गमूल करेंगे, ठीक, और ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक। वर्गमूल करेंगे, ये होता है वर्गमूल, ठीक। वर्गमूल कर देंगे तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, A का मान 4R/√3 मिल जाएगा, ठीक। अब एकक कोशिका का आयतन हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने तो अभी एकक कोशिका भुजा निकाला है, ठीक। अब इसका हम आयतन निकाले, तो आयतन हमारा होता है भुजा Q होता है, ठीक। तो भुजा कितना है 4R/√3, तो इससे क्या मिल जाएगा 64R³/3√3, ठीक। अब हम निकाल लेते हैं अंतः केंद्रित यानी गोलों की संख्या। इसमें गोलों की संख्या हम ऊपर नहीं निकाले थे, यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक। तो गोलों की संख्या इसमें कितनी होगी, इसमें तो हम बताए ही थे गोलों की संख्या इसमें कितनी होगी 2 होगी, 8 × 1/8 प्लस 1, यानी इसके 8 कोनों पे तो होता ही है और एक बिल्कुल सेंटर में होता है, ठीक। तो इस हिसाब से क्या नहीं हो जाएगा, 2 इसमें परमाणु हो जाएंगे या 2 गोले हो जाएंगे, ठीक। तो एक गोले का आयतन 4/3πr3, तो 2 गोले का 4 दूनी 8/3πr3 हो गया, ठीक। अब इसकी संकुलन क्षमता निकाल लेते हैं। तो BCC एकक कोशिका की जो है संकुलन क्षमता, तो फार्मूला वही होगा, गोले द्वारा घेरा गया आयतन कुल बटे एकक कोशिका आयतन, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा, ठीक। तो गोले का कुल आयतन था 8πr³/3, ठीक।
तो इसमें मान रख देंगे 3√3/64 RQ × 100 और कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बस खाली मान रख के आप हल करोगे तो इसका संकुलन क्षमता कितना आ जाएगा 68% आ जाएगा। संकुलन क्षमता 68%, ये भी हो गया। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसको ज़रूर आप 1 से 2 बार लिख के ज़रूर चेक करें या 1 से 2 बार वीडियो ज़रूर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। ना समझ में आए तो कमेंट ज़रूर करें, ठीक है ना। और हाँ, अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो लाइक कर दें भाई लोग, थोड़ा शेयर कर दें। ठीक, और यदि आप लोग नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें, से आने वाले आगे की वीडियो आप लोग को पता चलता रहे, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं हम HCP, संरचना के लिए परमाणु पैकिंग फैक्टर, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर फॉर अ हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक, तो इसमें देखिए आप लोग त्रिभुज DGH का क्षेत्रफल, इसमें सबसे पहले चित्र में आप देखिए क्या है, त्रिभुज DGH का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो 1/2 इंटू क्या होता है A × A sin 60 हो जाएगा। ठीक, इसका क्षेत्रफल हम इस तरह निकाल लेंगे। ठीक, अब शीर्ष फलक BHGFEK का कुल क्षेत्रफल ज्यामिति निकालेंगे। ठीक ना, तो देखिए इसमें क्या है, कितने हैं 6, मतलब कि हम 6 इसके फलक हैं। ठीक, 6 पर ही तो ये अटैच है ना। ठीक, तो इसमें हम 6 से गुणा करें। अब शीर्ष फलक का कुल क्षेत्रफल, शीर्ष फलकों पर तो 6 अटैच करेंगे। ठीक, 6 मतलब जुड़े रहेंगे इससे, तो 6 से गुणा कर देंगे तो 6 × A² / 2 × sin 60। इसको हम हल कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, कुल क्षेत्रफल 3A² sin 60। ठीक, फिर HCP यूनिट सेल का आयतन, तो आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो ठीक, तो इसका देखिए चित्र में आप लोग देखिए, ये तो हम आधार का क्षेत्रफल तो अभी निकाल ही लिए थे ऊपर 3A² sin 60, और इसकी ऊंचाई कितनी है C ले लेते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे C ले लेते हैं, ठीक है ना। HCP यूनिट सेल में कोने के परमाणु शीर्ष तथा आधार फलकों के केंद्र के परमाणु को स्पर्श करते हैं, अर्थात BHGFEK पर परमाणु D परमाणु से स्पर्श करते हैं। यानी A बराबर हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा 2R मिल जाएगा, और यहाँ से हम R निकालेंगे तो A/2 मिल जाएगा। ठीक, अब इसकी संकुलन क्षमता निकाल लीजिए। देखिए कुल गोले का आयतन या फिर क्षेत्रफल क्या आया था हमारा, तो यहाँ पे तो हमको क्षेत्रफल निकाले थे, तो क्षेत्रफल क्या आया था 6 × 4/3 πr। अभी तो क्षेत्रफल नहीं सॉरी, यहाँ पे हमने इसका आयतन नहीं निकाला था। ठीक, तो आयतन हम ऊपर भूल गए हैं। चलिए आयतन तो हम याद कर लेंगे, क्योंकि 6 फलक हैं तो जो है 6 फलक तो 6 से गुणा कर देंगे इसमें। तो परमाणु की संख्या अभी हम लोग पीछे तो निकाले थे ना, इसका HCP का परमाणु की संख्या 6 होता है। ठीक, तो परमाणु संख्या 6 है तो 6 गोलों का आयतन कितना हो जाएगा 6 × 4/3 πr³ हो जाएगा। ठीक, और एक कोष्ठिका भी हमने ऊपर निकाला था 3A² sin 60 × C, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा। ठीक, तो इसको हम हल कर लेंगे। तो देखिए एक चीज़ इसमें याद रखिएगा, HCP संरचना के लिए C/A का अनुपात जो होता है 1.633 हम लेते ज़रूर हैं। ठीक है ना, तो इस हिसाब से संकुलन क्षमता C/A की जगह 1.633 रख देंगे तो इसका संकुलन क्षमता हमारा आ जाएगा 74%, यानी 74% संकुलन क्षमता आ जाएगा HCP का। ठीक है ना, चलिए इस वीडियो को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक, फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। ठीक, यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।